नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा 2 दिन पूर्व उस चुनाव आयुक्त ने पद से इस्तीफा दे दिया जिसका कार्यकाल 2027 तक था। चुनाव सर पर है और इन परिस्थितियों में चुनाव आयुक्त का इस्तीफा ये कहीं ना कहीं किसी गंभीर स्थिति की तरफ इंगित करता है। मित्रों, जिस तरीके से वर्तमान सरकार हावी होती जा रही है देश की व्यवस्थाओं पर, ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आयुक्त पर भी कुछ अतिरिक्त दबाव था। जिस बात का भी हो, हालांकि अपने इस्तीफे में चुनाव आयुक्त ने किन्हीं भी कारणों का खुलासा नहीं किया है, पर यह इंगित करता है कि चुनाव आयुक्त दबाव में था। मित्रों, याद करिए टीएन सेशन एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुए थे और उस समय भी उन पर सरकार ने कितने और किस किस तरीके के दबाव बनाए थे, ये स्थितियां गंभीर हैं। आज देश में जो भी समस्याएं हैं राजनीतिक, उसका मुख्य कारण चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयोग है। खुल करके राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए धर्म आधारित बयान देती हैं, एक धर्म को अपमानित करती हैं, दूसरे धर्म को बढ़ावा देती हैं, जात को अपमानित करती हैं, जातियों को बढ़ावा देती हैं और संविधान में इन व्यवस्थाओं का कोई भी स्थान नहीं है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ऐसी पार्टियों को न केवल पंजीकृत करता है, ऐसे राजनेताओं को सदन में आने की इजाजत देता है। ये मजाक नहीं तो क्या है? जब भारत का संविधान जाति, धर्म, भाषा के विभेद को समाप्त करता है, सेक्युलरिज्म की बात करता है, ऐसी स्थिति में किसी धर्म विशेष की अवमानना, किसी जात विशेष की अवमानना, क्या ऐसी सोच के लोग भारत की सदन के लिए कॉम्पिटेंट हैं? क्या ऐसे लोगों को चयन किया जाना चाहिए? नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि राजनीतिक लोगों का पंजीकरण, राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण चुनाव आयोग करता है। क्या आईएम के बयान, उनके नेताओं के बयान, क्या ये बयान काबिले स्वीकार है? नहीं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कभी कभार कोई बहुत विवादित बयान आ जाए तो भले ही कोई तथाकथित डायरेक्शन या शोकाज जारी हो जाए, ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि इस बात की गहन जांच हो, किन कारणों, किन दबाव, किन परिस्थितियों में चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया, क्या कारण थे, क्या दबाव था उनके ऊपर, किन हालात से वो गुजर रहे थे। हालांकि 15 मार्च तक रिमेनिंग 2 सीट्स के लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रस्तावित है, लेकिन क्या ये चुनाव आयुक्त ऐसे चुनाव आयुक्त आएंगे जो भारत के संविधान के प्रति समर्पित होंगे? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। जिससे मैं कह रहा हूं कि वो पार्टियां, चाहे हम बंगाल का उदाहरण ले लें, चाहे हम मणिपुर का उदाहरण ले लें, चाहे हम उत्तर प्रदेश में उदाहरण ले लें, उत्तर प्रदेश की कई क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो खुल करके धर्म विशेष का विरोध करती हैं, जो खुल करके जाति विशेष का विरोध करती हैं। आपको संभवतः एक नारा याद होगा, तिलक, तराजू और तलवार, और ऐसे नारों को चुनाव आयोग स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग पर राजनीतिक दबाव होता है। चुनाव आयोग पर संवैधानिक दबाव नहीं होता मित्रों, चुनाव आयोग पर राजनीतिक दबाव होता है। ईवीएम का इतना विवाद होने के बाद भी अगर चुनाव आयोग ईवीएम से ही इलेक्शन कराने पर डिटरमाइंड है, अड़ा हुआ है, तो सोचा जा सकता है। मित्रों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारा लोकतंत्र स्थापित होता है, बचता है और लोकतंत्र चलता है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयुक्त जो भी बने, वो 100% केवल और केवल संविधान को मानने वाला व्यक्ति बने, निष्पक्ष बने और वो व्यक्ति बने जो कानूनी व्यवस्थाओं के अनुसार देश में राजनीति का संचालन करे। वो ऐसी पार्टियों को पंजीकृत न करे जो जाति या धर्म आधारित राजनीति करती है, जो समाज को तोड़ने में विश्वास रखती है, जो वोट बैंक बनाने के लिए किसी हद तक जा सकती है। क्या चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा कितना अरबों खरबों का विज्ञापन चल रहा है? ये किसके विकास का पैसा है? ये आम जनता का कर है।
जो वास्तव में जनता के विकास पर खर्च होना चाहिए, जिन पर सरकारें और राजनीतिक पार्टियां खर्च कर रही हैं अपने वोट बैंक को प्रलोभन देने के लिए। जिस तरीके से फ्री बीज बट रही है, चाहे वो 80 करोड़ का भोजन हो, चाहे वो सैकड़ों यूनिट की छूट हो बिजली में, या तथाकथित सम्मान निधि के नाम पर पैसे का बंटवारा हो, ये प्रलोभन ही तो है मतदाता को। क्या चुनाव आयोग को समझ में नहीं आता? और नहीं समझ में आता तो ऐसा चुनाव आयोग किसी योग्य नहीं। वो सत्ता के लिए, सरकार के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए तो समर्पित हो सकता है, लेकिन वो भारत के संविधान के प्रति समर्पित